What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 को वन शॉट ही कंप्लीट करेंगे और थ्योरी के जितने भी चैप्टर्स हैं मैं सारे तुम्हें वन शॉट करा दूंगा ताकि तुम्हारे सारे चैप्टर्स फटाफट खत्म हो जाएं। तो चलिए जल्दी से हम लोग चैप्टर नंबर 2 यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा पे चलते हैं और समझते हैं इसके अंदर क्या है। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। बच्चे उसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स के अगर हाफ ईयरलीज थोड़े अर्ली हैं और एक दो चैप्टर अगर लेटेस्ट प्लेलिस्ट में नहीं हो पाते तो आपके पास लास्ट ईयर प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है जिसमें मैंने सारा स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया हुआ है, तो आप उससे भी देख के अपने चैप्टर्स कवर कर लेना, आसानी से कवर हो जाएंगे। जिनके बाद में है यानी अभी 10 एक दिन के बाद है तब तक तो सब कवर हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलो यार देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा। मैंने आपको बोला था ना कि स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन में 5 एलिमेंट्स है कोपाई, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, उन सब पे चैप्टर्स हैं, उन सब को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज जो चैप्टर है वो है कलेक्शन ऑफ डेटा। सर कलेक्शन का क्या मतलब होता है? देखो स्टैटिस्टिक्स बिना डेटा के नहीं हो सकती। स्टैटिस्टिक्स में यू नीड डेटा, तो डेटा कलेक्ट तो करना पड़ेगा। अब सर कलेक्ट कौन करता है? बच्चों जो डेटा कलेक्ट करता है उसको हम लोग बोल देते हैं इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? जो सारा का सारा डेटा इन्वेस्टिगेट करता है, कलेक्ट करता है, डेटा पे स्टडी करता है। तो सबसे पहले आप कुछ बेसिक टर्म्स याद रखना, जैसे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? जिस फील्ड की आप स्टडी कर रहे हो उसके अंदर जितनी भी आइटम्स हैं उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर कौन है? वो इंसान जो डेटा कलेक्ट करेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है ये तो हम जानते हैं यार, इसका हमें कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। अब हमारे पास आता है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा में बाबू हमें दो चीजें मेन पढ़नी है। सबसे पहला, कितने सोर्सेज ऑफ डेटा होते हैं, दूसरा कितने मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा होते हैं। तो सोर्सेज मैंने आपको लास्ट क्लास में पिछले चैप्टर में भी कराया था कि हमारे पास दो तरीके के सोर्सेज होते हैं। कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? नंबर 1 इज प्राइमरी सोर्सेज, नंबर 2 इज सेकेंडरी सोर्सेज। तो जब हम डेटा की बात करते हैं बच्चों, तो डेटा को कलेक्ट करने के सबसे पहले दो तरीके हैं, सेंसस और सैंपल। सेंसस क्या होता है? जब आप पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करते हो उसको क्या बोलते हैं? सेंसस मेथड। सैंपल क्या होता है? जब हम पूरी की स्टडी ना करके कुछ छोटी छोटी चीजों की स्टडी कर लेते हैं और उसको पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। जैसे हमें क्लास 11th और 12th की एवरेज हाइट देखनी है, तो एक तरीका तो ये है कि 11th और 12th में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबकी हाइट करो और फिर एवरेज निकालो। एक है कुछ सिलेक्टिव लोगों को कर लो कि एक क्लास में 100 बच्चे हैं उसमें से 10 निकाल लिए, उनका एवरेज कर लिया और बोला यही पूरे को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा करते हैं, उसको बोलते हैं सैंपल। तो सेंसस में एक एक डेटा कवर होता है, एक एक आइटम कवर होती है यूनिवर्स की, पॉपुलेशन की, और सैंपल में कुछ सेलेक्टिव आइटम्स ही रिप्रेजेंट करती हैं पूरे ग्रुप को, राइट। अब डेटा कलेक्शन के कितने सोर्सेज हैं? दो, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज। सर प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स में क्या फर्क होता है? देखो प्राइमरी सोर्स होता है जब आप डेटा डायरेक्टली ओरिजिन से कलेक्ट कर रहे हो। आपको मेरे बारे में अगर कोई जानकारी लेनी है तो आप मेरे से ही आके पूछ रहे हो, यह है प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। क्योंकि मेरे बारे में जानकारी मेरे से अच्छा कोई नहीं दे सकता, बाकी सब हो सकता है डेटा इनएक्यूरेट हो। तो आपको मेरे बारे में कुछ जानना है, आप मेरे पास आए, आपने मेरे से चीजें पूछी, मैंने आपको बताया, यानी डेटा सोर्स से कलेक्ट हो रहा है, ओरिजिन से कलेक्ट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा कौन सा होता है बच्चों? जिसमें आपने जानकारी सोर्स से ना लेके किसी और से ले ली। मेरे बारे में जानकारी आपने कोई गूगल से उठा ली, आपने किसी और इंडिविजुअल से पूछ ली, तो हो सकता है वो गलत जानकारी दे, उनको पता ही ना हो तो भी वो कुछ भी बता दे, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है? It implies collection of data from its source of origin. It offers first-hand quantitative information relating to study. और secondary क्या होता है बच्चों? Obtaining statistical information from an agency. किसी एजेंसी से ली, किसी इंस्टीट्यूशन से ली, जिसके पास ऑलरेडी वो डेटा है, जिसने ऑलरेडी वो पहले कलेक्ट किया था। तो प्राइमरी क्या है? मेरे बारे में जानना है, मेरे से आके पूछो। सेकेंडरी क्या है? मेरे बारे में जानना है, मेरे पड़ोसी से पूछो, किसी और से पूछो, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। समझ गए? इसके बाद बच्चों देखो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में हमारे पास क्या क्या फर्क होता है। प्राइमरी सोर्सेस से
प्राइमरी डेटा मिलता है, सेकेंडरी सोर्सेज से सेकेंडरी डेटा मिलता है। इसका मतलब जो ओरिजिनल डेटा चाहिए, जो रिलायबल डेटा चाहिए, जो ट्रस्टवर्दी डेटा चाहिए, वो सब प्राइमरी है। इनएक्यूरेट, अनरिलायबल, लेस ओरिजिनल सब सेकेंडरी डेटा होता है ना। तो प्राइमरी सोर्सेज से कलेक्ट किया उसको प्राइमरी डेटा बोलते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज से कलेक्ट किया उसको सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। इन सब चीजों पे मैं इतना फोकस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है। डिफरेंस जरूर आ जाता है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का। क्या हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस है? ये आ गया, देखो ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ये अभी तक का सबसे पहला सावधान इंडिया सवाल है। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में जो सबसे पहला सावधान इंडिया सवाल है वो ये है बच्चों, बहुत अच्छे से करना, एग्जाम में आता है। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में क्या फर्क होता है तुम जानते हो। प्राइमरी डेटा क्या है? ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल क्यों है? क्योंकि सोर्स से कलेक्ट होता है। ये ओरिजिनल नहीं होता क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होता है, किसी ने ऑलरेडी करा होता है इसको कलेक्ट। तो आप सबसे पहले मीनिंग लिखना, मीनिंग लिखना। प्राइमरी डेटा का मीनिंग पीछे पढ़ लिया वो लिख देना, सेकेंडरी डेटा का मीनिंग पढ़ लिया वो लिख देना। फिर आप ओरिजिनलिटी लिखना, दूसरा पॉइंट ओरिजिनलिटी बनेगा। ओरिजिनलिटी में बोलोगे ये ओरिजिनल होता है, ये ओरिजिनल नहीं होता। फिर उसके बाद आएगा बच्चों ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी डेटा हमेशा एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए कलेक्ट किया जाता है और सेकेंडरी डेटा किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट हुआ होता है और अब आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करते हो क्योंकि वो ऑलरेडी जब कलेक्ट हुआ होगा तो कुछ पर्पस होगा उसका। आज तो आप अपने अनुसार उसको सही कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। तो नंबर 1 इज मीनिंग क्या होगा प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 2 इज ओरिजिनल एक होता है, दूसरा ओरिजिनल नहीं होता। नंबर 3 इज ऑब्जेक्टिव यानी कि पर्पस। तो प्राइमरी डेटा हमेशा एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है, सेकेंडरी डेटा किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट हुआ होता है, अब हम उस डेटा को यूज कर रहे हैं बस, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट, खर्चा ज्यादा किस में आता है? प्राइमरी में खर्चा ज्यादा आता है बच्चों क्योंकि आपको टाइम लगाना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है, मनी लगाना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है, इसके अंदर पैसा ज्यादा खर्च होता है। सेकेंडरी में ऑलरेडी किसी ने, किसी एजेंसी ने, किसी इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी वो सब खर्च कर लिया होता है, तो आपको डेटा आसानी से मिल जाता है, किसी वेबसाइट से मिल गया, इंटरनेट से मिल गया, तो ये इतना कॉस्टली नहीं होता। उसके साथ साथ आप और भी डिफरेंसेस लिख सकते हो। रिलायबिलिटी, ये ज़्यादा रिलायबल होता है, कम रिलायबल होता है। ट्रस्टवर्दी, ये ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होता है, कम ट्रस्टवर्दी होता है। बायसनेस, इसके अंदर कम बायसनेस होती है, इसके अंदर ज़्यादा बायसनेस होती है क्योंकि किसी और से आप डेटा ले रहे हो तो हो सकता है वो बायस्ड हो, वो आपको गलत जानकारी दे दे, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। अब आ गया बच्चों दूसरा टॉपिक जो इस चैप्टर का है कि डेटा कलेक्शन के कौन कौन से मेथड्स हैं। अब डेटा दो तरीके के हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो पहले प्राइमरी डेटा की बात करेंगे कि अगर मुझे प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो मैं आपको एक बार फटाफट से बता दूं कि जब हम मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा की बात करते हैं तो हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं बच्चों। शॉर्ट में लिख रहा हूं, DPI, IOI, ILS, IQS। आप लोग एग्जाम में फुल फॉर्म यूज करोगे, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको शॉर्ट में लिखवा रहा हूं। DPI क्या होता है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब देखो बच्चों, नाम से समझने की कोशिश करो। डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब डायरेक्टली। पर्सनल, जिसके बारे में चाहिए उससे पर्सनली इन्वेस्टिगेशन आप जाके कर रहे हो। देखो जब पुलिस का कोई केस होता है तो फॉर एग्जाम्पल कोई चिंटू के ऊपर केस हो गया, अब पुलिस को उससे जानकारी लेनी है तो पुलिस आसपास बाद में जाएगी, पहले तो डायरेक्टली चिंटू को पकड़ेगी कि भैया तेरे से कुछ सवाल जवाब करने हैं, तेरे पे डाउट है, तेरे खिलाफ ये मुकदमा हुआ है। तो जब भी कोई इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन होती है जहां आपको जिसके बारे में डेटा चाहिए डायरेक्टली उसी पर्सन से जाके आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, उसको बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। दूसरा क्या होता है बच्चों? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली उस तक नहीं पहुंच पा रहे या आप डायरेक्टली उससे फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे, तो आपने इनडायरेक्टली कॉल वॉल लगा के डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करी कि चलो भाई नहीं मिल सकता, विदेश में भाग गया है, फोन पे बात कर ले। उसके आसपास कोई इंसान है, उससे फोन पे बात हो जाए या वो फोन पे बात करवा दे, है ना। तो कई बार ऐसा होता है बच्चों कि आपको मेरे से बात करनी है, तो कुछ बच्चे तो डायरेक्टली मेरे तक रीच आउट कर लेते हैं कि सीधा ऑफिस आ गए, सीधा घर पे आ गए। बच्चे हमारे
आ जाते हैं बहुत दूर दूर से हमारे ऑफिस में, डेली कोई ना कोई 5 7 10 बच्चे आते हैं, मिल के जाते हैं, तो डायरेक्टली आ जाते हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। कई बार वो फोन लगाते हैं हमारे रिसेप्शन पे, किसी और तरीके से उनकी बातचीत होती है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तीसरा होता है इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज। इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज, अब देखो लोकल सोर्सेज का मतलब क्या होता है कि जिसके बारे में डेटा कलेक्ट करने हैं उसके आसपास के लोग, उसके पड़ोसी हो गए, उसके फ्रेंड्स हो गए, उसके एक्वेंटेंसेस हो गए, जान पहचान वाले लोग हो गए, उसके आसपास जितने लोग रहते हैं उनसे डेटा कलेक्ट करना, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज। जैसे अगर किसी चोर को पकड़ना है या किसी के ऊपर नजर रखनी है, तो क्या होता है इन्वेस्टिगेशंस में, पुलिस नॉर्मल वर्दी में, सादे कपड़े में 3-4 लोगों को लगा देती है और वो प्रॉपर नजर रखते हैं एक इंसान के ऊपर, वो आसपास कहाँ जा रहा है, कब निकल रहा है, कब घर में घुस रहा है, सब जानकारी उसको पता भी नहीं लगता क्योंकि नॉर्मल कपड़ों में होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज, लोकल सोर्सेज से जानकारी लेना। एंड लास्ट होता है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर्स एंड शेड्यूल्स। सर क्वेश्चनेयर्स एंड शेड्यूल्स क्या होता है? इसके अंदर बच्चों एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है, जिसको जैसे सर्वे के फॉर्म्स नहीं होते, जैसे आप यूट्यूब चला रहे हो तो यूट्यूब पे भी कई बार सर्वे के फॉर्म्स आते हैं जिसके अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं, लास्ट में लिखा होता है स्किप द सर्वे, तो मोस्ट ऑफ द पीपल स्किप द सर्वे कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको भरते भी हैं। तो यूट्यूब भी आपसे क्या फिल करवा रहा है, क्वेश्चनेयर फिल करा रहा है। क्वेश्चनेयर क्यों फिल करा रहा है? क्योंकि आपसे डेटा कलेक्ट करना चाहता है, आपसे जानकारी चाहता है कि जब यूट्यूब पे ऐड आया, वाज दिस ऐड सूटेबल, वेरी अप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट, लेस अप्रोप्रिएट, स्किप द सर्वे ऐसा होता है ना। तो वो क्वेश्चनेयर आपसे फिल करा रहा है, वो आपसे एक शीट फिल करा रहा है जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस है, आपके बारे में जानना चाहता है, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर्स एंड शेड्यूल्स। तो 4 तरीके हैं बच्चों, आई होप आपको समझ में आए होंगे। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जिसमें डायरेक्टली फेस टू फेस बात होती है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन जिसमें ओरली कॉल के थ्रू, किसी और माध्यम के थ्रू बात होती है, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज, आसपास के लोकल सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करना, क्वेश्चनेयर्स एंड शेड्यूल्स यानी कि आपको एक फॉर्म देना, उसको फिल कराना, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर्स एंड शेड्यूल्स। डन है? ठीक है, चलो सर अब ये तो समझ गए। अब लिखा क्या है एक बार पढ़ा दो, इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। सबसे पहले डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, दिस इज अ मेथड बाय विच डेटा इज पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट कौन है? जिसके बारे में जानकारी चाहिए, चिंटू। चिंटू इन्फॉर्मेंट है और जो कलेक्ट कर रहा है वो है चिंटी, तो चिंटी हो गई इन्वेस्टिगेटर। तो इन्वेस्टिगेटर जब इन्फॉर्मेंट से डायरेक्टली बात करता है उसको डीपीआई बोलते हैं। ये कहां पे चलता है बच्चों? जब आपकी फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन छोटी सी है। देखो अगर बहुत बड़ा एरिया है जिसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो अकेली चिंटी कैसे करेगी सबसे, तब तो नहीं चल पाएगा। थोड़ा बहुत एरिया है, छोटा सा एरिया है, तो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड है तो हो जाएगा। दूसरा, ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी इज रिक्वायर्ड, जब आपको ओरिजिनल डेटा चाहिए तो आपको डीपीआई की जरूरत पड़ती है। जब इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखनी है, जब आप चाहते हो जानकारी ना फैले, इधर उधर ना जाए, आपके पास ही रहे, प्रिवेसी रहे, सीक्रेसी रहे, तो फिर ये चलता है ना। इसके क्या क्या मेरिट होंगे बच्चों? ये आसान है, देखो सब में यही चल जाते हैं, ओरिजिनल डेटा मिलता है। क्यों सब में चल जाते हैं? क्योंकि प्राइमरी डेटा के हैं यार ये, है ना। तो डेटा ओरिजिनल मिलता है, एक्यूरेट मिलता है, रिलायबल मिलता है। रिलायबल मतलब कि आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, भाई मेरे बारे में जानना है तो मैं ही सबसे सही बताऊंगा, है ना। तो ओरिजिनल मिलेगा, एक्यूरेट मिलेगा, रिलायबल मिलेगा। डीमेरिट क्या होते हैं बच्चों? स्क्रीनशॉट लेते चलना। वाइड एरिया कवर नहीं कर सकते, अगर बहुत बड़ा एरिया हुआ तो मैं अकेला एक इंसान कैसे करूंगा भाई, नहीं कर सकता। पर्सनल बायसनेस होता है, कई बार मैं अपने बारे में नई जानकारी देना चाहता, मैं घुमा फिरा के बता देता हूँ, तो कई बार पर्सनल बायसनेस होता है। या फिर इन्वेस्टिगेटर जो है वही मेरे से उल्टे सीधे सवाल पूछ रहा है, तो वो मेरे से कई बार गलत डेटा लेके चला गया, मेरे से मैंने बताया कुछ, उसने छापा कुछ, ऐसा भी हो जाता है। कॉस्टली, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, टाइम लगता है, मनी लगता है, एफर्ट लगता है, काफ़ी ज़्यादा खर्चीला ये मेथड होता है। समझ गए? ठीक है बच्चों, इतना इतना ही लिख के आना, तुम एग्जाम में पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, टेंशन फ्री होकर लिख के आना, ठीक है। अब आ रहा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब होता है कि भैया आपने मेरे बारे में जानकारी मेरे से नहीं ली, मेरे रिसेप्शन पे कॉल कर ली, मेरे आसपास जो लोग हैं बिल्कुल मेरे करीबी, जो मेरे साथ में ही रहते हैं, उनसे कॉल कर ली, मेरे घर पे फ़ोन लगा दिया, मम्मी से पूछा क्या रजत सर घर पे हैं क्या, मम्मी बोलती है यूजुअली जब मेरी मम्मी फ़ोन उठाती है, रजत सर घर पे हैं, हाँ भाई तुम्हारे सर घर पे ही हैं, आ जाओ। तो बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है और मिलना जुलना बना रहता है, बढ़िया रहता है।
तो इस तरीके का होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इट इज अ मेथड बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड नॉट फ्रॉम द पर्सन, चिंटू की जानकारी चिंटू से नहीं मिल रही, इट इज कलेक्टेड ओरली फ्रॉम अदर पर्सन हु आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस द इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो दूसरे पर्सन जो मेरी जानकारी दे रहे हैं इनको हम विटनेस बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? विटनेस, ध्यान रखना। ठीक है, सूटेबिलिटी ये कहाँ चलता है? जहां एरिया काफी बड़ा हो, एरिया बड़ा हो यानी ज्यादा लोग हो तो सबसे बातचीत नहीं हो सकती, ओरली कहीं से भी कलेक्ट कर लो। दूसरा, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो सकता अगर इन्फॉर्मेंट से, तो ये चलता है। तीसरा, इन्फॉर्मेंट केपेबल ही नहीं है, जैसे कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो पुलिस FIR होती है, तो जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो बेचारा बोल ही नहीं पा रहा, तो उसके साथ में जो लोग हैं उनसे डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करी जाती है, तो वहाँ पे IOI चलता है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसके क्या मेरिट्स हैं बच्चों? इसमें वाइड एरिया कवर हो जाता है, काफ़ी एरिया आप कवर कर सकते हो, क्योंकि आपको डायरेक्टली नहीं पहुंचना जिसके बारे में जानकारी चाहिए, आपको लगता है कि इसके बारे में जानकारी ये इंसान दे सकता है, उससे ले लो। लेस एक्सपेंसिव है, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता है इसके ऊपर। तीसरा, फ्री फ्रॉम बायसनेस है। अच्छा, खर्चा क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको सब जगह पर्सनली पहुंचने की जरूरत नहीं है, तो आपका ट्रैवल कॉस्ट बचता है, टाइम बचता है, एफर्ट बचता है, समझे? फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस, इसके अंदर कोई बायसनेस नहीं होती। क्यों नहीं होती बायसनेस? क्योंकि देखो इन्वेस्टिगेटर सामने वाले से डायरेक्टली बात ही नहीं कर रहा, कोई और उसके बारे में जानकारी दे रहा है, तो इन्वेस्टिगेटर की कोई पर्सनल ग्रजेस या कुछ बीच में आते ही नहीं है। ठीक हो गया बच्चों? इसके डीमेरिट क्या हो सकते हैं? इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा। एक्यूरेट क्यों नहीं होगा? एक्यूरेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि किसी और से डेटा ले रहे हो, उसको नहीं पता यार प्रॉपर जानकारी, तो जिसके बारे में पूछना है उसी से लो। बायसनेस, यहाँ पे बायसनेस किसकी हो सकती है? जो विटनेस है उसके थ्रू बायसनेस हो सकती है। इन्वेस्टिगेटर की तो कोई बायसनेस नहीं है, लेकिन विटनेस ने ही अगर गलत जानकारी दे दी, जिस इंसान से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो अगर उसी ने ही गलत जानकारी दे दी, फिर आप क्या करोगे? तो उसके एंड पे बायसनेस हो सकती है। डाउटफुल कंक्लूजन्स, जो कंक्लूजन्स आप निकालोगे वो क्लियर नहीं होंगे, डाउटफुल होंगे बच्चों, तो डाउटफुल कंक्लूजन्स भी इसके अंदर होते हैं। तीसरा होता है हमारे पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, ये मैंने आपको बता दिया। इन्वेस्टिगेटर कुछ लोकल पर्सन्स या कॉरेस्पॉन्डेंट्स अपॉइंट करता है और उनको बोलता है नजर रखो भाई इस इंसान पे, इसका आना जाना, किसके साथ निकलता है, किसके साथ वापस आता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, सब जानकारी रखो। उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज। ठीक है, ओके। ये कहाँ चलता है? जहाँ पे रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहिए, हर मिनट की जानकारी चाहिए, जहाँ पे एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन काफ़ी लार्ज है। और ये यूजुअली कौन लोग यूज़ करते हैं? मैगजीन्स में जिन्होंने आर्टिकल छापने हैं, रेडियो में छापने हैं, जर्नल्स में छापने हैं, ये वहाँ चलते हैं। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेके चलना। अब क्या मेरिट्स होते हैं? क्या क्या मेरिट्स होते हैं बच्चों? ये काफ़ी इकोनॉमिकल है, काफ़ी इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल का मतलब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा खर्चा नहीं आता। खर्चा क्यों नहीं आता सर? क्योंकि फिर से वही बात है, सबसे ज़्यादा खर्चा DPI में आता है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में। इसके अंदर भी आपका टाइम सेव होता है, आपका कॉस्ट सेव होता है, आपका एफर्ट सेव होता है, आप लोकल सोर्सेज से डेटा ले रहे हो, आपको खुद को स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, वाइड कवरेज, बहुत सारा कवर करता है ये एरिया। तीसरा, कॉन्टिन्यूटी है, इसके अंदर रेगुलर डेटा आपको मिलता रहता है। डीमेरिट इसके क्या होंगे बच्चों? ओरिजिनल नहीं होगा यार, फिर से वही बात है, ओरिजिनल सिर्फ किस में होगा? DPI में। ओरिजिनल तो सिर्फ DPI में होगा, क्योंकि आप डायरेक्टली डेटा जिसके बारे में चाहिए उसी से ले रहे हैं, बाकी में तो लैक ऑफ ओरिजिनलिटी होगी। अच्छा, एक बात समझो बच्चों, तुम देख पा रहे हो कि सब में लगभग सिमिलर सी चीजें हैं, तो आप एक जगह लिख लोगे ना, आपको ओरिजिनलिटी के बारे में लिखना है सब में, कवरेज के बारे में लिखना है सब में, कॉस्ट के बारे में लिखना है सब में, कि भैया एक इकोनॉमिकल है, ये इकोनॉमिकल नहीं है, इसका एरिया बड़ा है, इसका एरिया स्मॉल है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल नहीं है, खर्चा कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, ये 3-4 चीजें सब में सेम चल रही हैं। ठीक है, तो थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना आपके लिए बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है बच्चों, चलो जी। ओरिजिनल नहीं होता क्योंकि पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता। यूनिफॉर्म डेटा नहीं मिलता क्योंकि डेटा बहुत सारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो कभी कोई दे रहा है, कभी कोई दे रहा है, कभी कोई दे रहा है, कभी कोई दे रहा है। उसके बाद पर्सनल बायसनेस हो सकता है कॉरेस्पॉन्डेंट्स के बिहाफ पे, वो कुछ कई बार गलत डेटा भी दे देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट आता है बच्चों इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर्स एंड शेड्यूल्स। सर क्वेश्चनेयर्स एंड शेड्यूल्स क्या हैं? जब आपसे एक फॉर्म फिल कराया जाता है, सर्वे फिल कराया जाता है, फीडबैक फॉर्म फिल कराया जाता है, जब आप अपनी गाड़ी की सर्विस करा के निकलते हो, कई बार आप पिज्ज़ा शॉप वगैरह से निकलते हो तो बोलते हैं ना सर फीडबैक दे देना, वो एक क्वेश्चनेयर ही होता है। अब क्वेश्चनेयर में बच्चों 2 चीज़ें हैं, एक है मेलिंग मेथड, एक है एन्यूमरेटर मेथड। मेलिंग मेथड क्या होता है बच्चों? जब जिससे डेटा कलेक्ट करना है वो पढ़ा लिखा है,
जब जिससे डेटा कलेक्ट करना है वो पढ़ा लिखा है, उसको मेल समझ में आता है, उसको ईमेल देखना आता है, तो तब तो आप एक क्वेश्चनेयर बना के मेल कर सकते हो उसको। उस इंसान को मेल कर दो कि भैया एक क्वेश्चनेयर भेजा है, इसको प्लीज़ पढ़ो, इसका जवाब दो, क्वेश्चनेयर पढ़ के हमें रिप्लाई करो इस चीज़ के बारे में। तो फिर तो ऐसा हो जाएगा कि हाँ यार चलो पढ़ा लिखा इंसान है, ये भर के भेज देगा। वहाँ पे चलता है मेलिंग मेथड। लेकिन जहाँ पे पढ़ा लिखा नहीं होता, एक इन्फॉर्मेंट जहाँ पे पढ़ा लिखा नहीं होता, तो फिर इन्वेस्टिगेटर को क्या करना पड़ता है, कुछ लोग हायर करने पड़ते हैं जो जाएंगे इन्फॉर्मेंट के पास और उससे भरवा के लाएंगे पूरा का पूरा क्वेश्चनेयर। तो जब ऐसा होता है तो जिन लोगों को आप हायर करते हो उनको बोलते हैं एन्यूमरेटर्स। उनको क्या बोलते हैं, एन्यूमरेटर्स। तो अगर मुझे किसी चिंटू के बारे में जानकारी चाहिए, चिंटू पढ़ा लिखा है तो मैं उसको मेल कर दूंगा। चिंटू पढ़ा लिखा नहीं है, वो मेल वेल देखता ही नहीं है, तो फिर मैं एक एन्यूमरेटर हायर करूंगा चिंटी को, और चिंटी को बोलूंगा जाओ चिंटू से जानकारी लेके आओ। समझे? तो मैं इन्वेस्टिगेटर, चिंटी एन्यूमरेटर और चिंटू इन्फॉर्मेंट। बात समझ में आई? वहां एन्यूमरेटर मेथड चलता है। ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। मेलिंग मेथड में क्या होगा, क्वेश्चनेयर्स आर मेल टू द इन्फॉर्मेंट, अ लेटर इज अटैच्ड विद द क्वेश्चनेयर। उसमें लेटर में क्या लिखा होता है, क्यों आप इंक्वायरी कर रहे हो, और ये लिखा होता है कि आपकी जानकारी सीक्रेट रहेगी, आप स्ट्रेस फ्री होके हमें भेज दो। सूटेबिलिटी, ये मेथड कहाँ चलता है, जहाँ एरिया काफ़ी बड़ा है, इन्फॉर्मेंट्स पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। मेरिट्स क्या है इसके मेरिट्स हैं बच्चों, इकोनॉमिकल है क्योंकि आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना, मेल कर देना है, सामने वाला अपने आप भर के भेजेगा। ओरिजिनल है क्योंकि जिसके बारे में डेटा चाहिए वही भर रहा है। तीसरा वाइड कवरेज है, भैया कहीं भी मेल तो पूरे वर्ल्ड में भेज लो, सब कुछ कवर हो जाएगा आसानी से, राइट। तो ये हमारे मेन मेरिट्स होते हैं। डी मेरिट्स पे चलें तो डी मेरिट्स में क्या क्या आता है बच्चों, नंबर 1 लैक ऑफ इंटरेस्ट। कई बार लोग मेल्स को इग्नोर कर देते हैं, इंटरेस्ट ही नहीं, हम लोग खुद कर देते हैं कि मेल आया, उस पर कोई फीडबैक आया, कोई सर्वे आया, तो हम बहुत कम भरते हैं कि यार समय नहीं है, बाद में देखेंगे, इग्नोर करो। तो लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल इग्नोर सच काइंड ऑफ मेल्स और इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तो इसलिए कई बार सक्सेसफुल नहीं होता। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अब बच्चों आपने डीपीआई में तो आपके दिमाग में जो आए पूछ लो, क्वेश्चनेयर में आपने एक बार सवाल लिख दिया तो लिख दिया, उसके बाद कुछ और करने का तो मौका ही नहीं है, तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ये रिजिड होता है, एक बार लिख दिया तो लिख दिया, फिर चेंज नहीं हो सकता। लिमिटेड यूज, इसका यूज आप लिमिटेड ही कर सकते हो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, बहुत स्ट्रिक्ट, जिस चीज़ के बारे में डेटा चाहिए आपको वही जानकारी मिलती है, तो बहुत ज़्यादा यूज इसका नहीं होता। एन्यूमरेटर मेथड पे चले तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चनेयर बनता है अकॉर्डिंग टू द पर्पस, एक एन्यूमरेटर अपॉइंट किया जाता है जो अप्रोच करता है इन्फॉर्मेंट को और उससे जाके सारी चीज़ें फिल कराता है। तो एन्यूमरेटर कौन है, दीज आर द पर्सन्स हु हेल्प द इन्वेस्टिगेटर इन कलेक्टिंग द डेटा। ये कहाँ चलता है, जहाँ पे काफ़ी बड़ा फील्ड है इन्वेस्टिगेशन का, इन्वेस्टिगेशन में स्पेशलाइज्ड और स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए, एन्यूमरेटर्स चाहिए। इन्वेस्टिगेटर्स वेल वर्स्ड हैं लोकल लैंग्वेज के साथ और कल्चरल नॉर्म्स के साथ, और दूसरा जहाँ पे इन्फॉर्मेंट एडुकेटेड नहीं है वहाँ पे ये चलता है। ठीक है, ले लो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट। चलो सर इसके क्या मेरिट्स हैं बच्चों, वही वाइड कवरेज है, काफ़ी सारा एरिया कवर हो सकता है, इवन इलिटरेट्स का भी आप डेटा ले सकते हो, एक्यूरेट होता है और पर्सनल कांटेक्ट भी इसके अंदर हो जाता है। मेलिंग में तो पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता, इसके अंदर तो पर्सनल कांटेक्ट होता है, जाके बातचीत होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद बच्चों इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं, एक्सपेंसिव है क्योंकि आपको बहुत सारे एन्यूमरेटर्स हायर करने पड़ेंगे, उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा आपका हो जाएगा ओवरऑल। एन्यूमरेटर कई बार अवेलेबल होते हैं, कई बार अवेलेबल नहीं होते, तो कई बार डेटा आप कलेक्ट नहीं कर पाते। सॉरी, टाइम कंज्यूमिंग भी है, काफ़ी समय लगता है, पहले आप एन्यूमरेटर्स ढूंढोगे, उनकी ट्रेनिंग करोगे, फिर उनको भेजोगे, वो जाके डेटा लेके आएंगे, फिर अपने हिसाब से उसको अरेंज करोगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो ये इसके बच्चों डीमेरिट्स होते हैं। इसके बाद ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सावधान इंडिया मार्क कर लेना इसको। एक अच्छा क्वेश्चनेयर किसको बोलेंगे, एक गुड क्वेश्चनेयर किसको बोलते हैं? तो अगर आपको कभी डेटा कलेक्ट करना हो क्वेश्चनेयर मेथड से, तो एक अच्छा क्वेश्चनेयर किसको बोलते हो? तो उसमें बच्चों कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। क्वेश्चनेयर बनता कैसे है, देखो सबसे पहले फॉर्म बनेगा, फॉर्म के ऊपर लिखा होगा कि ये पर्पस ऑफ इंक्वायरी है, इसलिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आपकी हम इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखेंगे, आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर भर दो। फिर उसके अंदर 10-20 सवाल होते हैं, उसके लास्ट में फिर लिखा होता है थैंक यू, और आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सीक्रेट रखी जाएगी, है ना। तो ये इस तरीके का क्वेश्चनेयर बनता है। अब क्वेश्चनेयर कैसा होना चाहिए? नंबर 1
लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर तुमने बहुत ज़्यादा सवाल भर दिए तो सामने वाला भरेगा ही नहीं उस सर्वे को। तो नंबर 1, द नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी लिमिटेड। दूसरा, सिंप्लिसिटी, जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो क्वेश्चंस की वो सिंपल होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए, रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए। सपोज आप किसी ऐसे एरिया में हो जहाँ हिंदी चलती है तो हिंदी में लिखो, इंग्लिश चलती है इंग्लिश में लिखो, मलयालम चलती है, कन्नड़ चलती है, एनी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज चलती है उस लैंग्वेज में होना चाहिए। तो सिंपल लैंग्वेज हो, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस हो, क्वेश्चन प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए, नंबर डले होने चाहिए। नो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस, किसी भी तरीके का ऐसा सवाल ना हो जो अनडिजायरेबल हो, कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, कोई इमोशनल सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, किसी भी तरीके की कोई कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल ना हो, कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशंस को अवॉइड करना चाहिए, कैलकुलेशंस वगैरह ना हो। प्री टेस्टिंग उसकी हो चुकी हो, इसका मतलब आप पहले टेस्टिंग करा चुके हो, आपको पता होना चाहिए कि भैया हमने चेक कर लिया, इस पे लोग ऑफेंड नहीं हो रहे, सब कुछ ओके है। तो प्री टेस्ट कराओ, जब सब ओके हो जाए फिर क्वेश्चनियर को भरवाओ लोगों से, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस क्लियरली मेंशन्ड होने चाहिए कि किस तरीके से भरना है, क्या करना है। क्रॉस वेरिफिकेशन हो जानी चाहिए कि सब ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लास्ट में रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, एक रिक्वेस्ट दो कि भैया प्लीज इसको रिटर्न कर दो, अपने पास मत रखो। तो ये 10 हैं, आप कोई भी 5 से 6 याद रख लोगे। क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर, अगर सवाल आएगा तो आप लिख दोगे, ठीक है जी। इसके बाद बच्चों अब हम सेकेंडरी डेटा पे चलते हैं। अब बच्चों सेकेंडरी डेटा की अगर मैं बात करूं तो सेकेंडरी डेटा क्या है? प्राइमरी डेटा वो है जिसके अंदर आपने डेटा खुद जाके कलेक्ट करा, या आपको बिल्कुल रॉ डेटा चाहिए, आपने अपनी पर्पस के हिसाब से, अपनी इंक्वायरी के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा कलेक्ट करा। सेकेंडरी क्या होता है? जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया हुआ है, आप उसको यूज कर रहे हो। तो इसके क्या क्या सोर्सेज होते हैं? एक होते हैं बच्चों पब्लिश्ड सोर्सेज। पब्लिश्ड सोर्सेज का मतलब जो ऑलरेडी आर्टिकल्स छप चुके हैं, चाहे वो सरकार ने छपवाए हो, गवर्नमेंट के बहुत सारे सर्वे होते हैं जैसे कि स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, इस तरीके की सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जो डेटा प्रिंट करती हैं, गवर्नमेंट से ले सकते हो। दूसरा, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होती हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज़ की होती हैं, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स की होती हैं, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, बर्थ पे, डेथ्स पे, लिटरेसी पे, एम्प्लॉयमेंट पे, जीडीपी पे, मल्टीपल चीज़ों पे वो लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, है ना। वो बहुत सारा डेटा, आप पढ़े लिखे हो, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, तुम्हें पता होनी चाहिए ये सारी चीज़ें कि सरकार हर चीज़ का डेटा कलेक्ट करती है। डेटा को देखा करो, पढ़ा करो कि इकोनॉमी हमारी कैसे ग्रो कर रही है, कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, क्वार्टर वाइज ग्रोथ रेट क्या है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है ना, कितना खर्चा सरकार कर रही है, बजट कैसे बन रहा है, ये सब देखा करो। इकोनॉमिक्स बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है बच्चे, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना है और तुम्हारे बहुत काम आएगा। इकोनॉमिक्स में करियर ऐसा बनता है, एक नंबर करियर, बहुत हाईली पेड, समझे। तो ये होते हैं सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। इसके बाद रिपोर्ट्स ऑफ कम्युनिटीज एंड कमीशंस, बहुत सारी कमिटीज और कमीशंस हैं, वहां से आपको डेटा मिल सकता है। ट्रेड एसोसिएशन से मिल सकता है, बहुत सारी ट्रेड एसोसिएशंस हैं, व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, व्यापार मंडल होते हैं जो इस तरीके की जानकारी प्रिंट करते हैं। उसके साथ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत सारे जो रिसर्च करते हैं, वो सब डेटा डालते हैं, वहाँ से ले सकते हो। जर्नल्स और पेपर्स हैं बहुत सारे, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, मैगजीन्स हो गई बहुत सारी, उनसे ले सकते हो। स्कॉलर्स से ले सकते हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्कॉलर्स कर रहे हैं, जो पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, तो वो रिसर्च करते हैं बहुत सारी, उनसे ले सकते हो आप डेटा। इंटरनेशनल पब्लिकेशन से ले सकते हो। तो सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के बहुत सारे सोर्सेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज हो, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो, चाहे कमिटीज कमीशंस हो, ट्रेड एसोसिएशंस हो। तो इसमें भी आप कोई भी 3 से 4 याद रख सकते हो कि अगर सेकेंडरी डेटा चाहिए तो पब्लिश सोर्सेज ये हैं। उसके बाद अगर हम अनपब्लिश सोर्सेज की बात करें तो अनपब्लिश्ड क्या है हमारे पास, कि डेटा कलेक्ट करा सरकार ने, ठीक है, अपने यूज के लिए, उन्होंने कहीं छापा नहीं, इसको प्रिंट नहीं करा, कलेक्ट करा, अपने यूज के लिए रखा, देखा और खत्म, उसको कहीं प्रिंट नहीं करा, उसको बोलते हैं अनपब्लिश्ड सोर्सेज। तो अनपब्लिश्ड सोर्सेज में आपके पास क्या क्या होते हैं? अनपब्लिश्ड सोर्सेज में बच्चों आपको ध्यान रखना है, मैं आपको 2 सोर्सेज बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो होता है सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है, और दूसरा होता है एनएसएसओ। तो याद रखना, सेंसस ऑफ इंडिया और एनएसएसओ, ठीक है, इनका डेटा बहुत यूजफुल होता है। ये कई बार पब्लिश करते हैं, कई बार पब्लिश नहीं करते, तो आप यहाँ से भी अनपब्लिश डेटा ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है क्या क्या प्रिकॉशंस आपको रखने चाहिए सेकेंडरी डेटा यूज करने से पहले। देखो यार, सेकेंडरी डेटा किसी और ने कलेक्ट करा है तो आपको उसको इस्तेमाल तो बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? सबसे पहला, क्या डेटा रिलायबल है, यानी ट्रस्टवर्दी है।
दूसरा, क्या डेटा सूटेबल है इंक्वायरी के लिए, जिस चीज़ की मुझे इंक्वायरी करनी है क्या उसके लिए सूटेबल है। तीसरा, क्या डेटा एडिक्वेट है, जितना मुझे चाहिए क्या उतना डेटा है, कुछ कम ज़्यादा तो नहीं है, नहीं तो दिक्कत होगी। तो आपको ध्यान रखना है डेटा रिलायबल होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, तभी चीज़ें अच्छे से हो पाएंगी, समझे। तो ये बच्चों हमारा था चैप्टर नंबर 2। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, बहुत साधारण भाषा में मैंने आपको समझा दिया, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अच्छे से समझो, याद करते चलो, और ये भी हमारा डन है। अगली क्लास में मिलेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 3 के साथ, उसको भी कवर करेंगे और फोड़ देंगे उसको भी बढ़िया तरीके से, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।